गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, डी ट्रांजिशंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में पढ़ लिया था। तो आज वाली वीडियो में पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ये देखिए कि ये जो एक्सिस होता है, अगर एक आपके पास एक क्यूब है तो आप उसके एक्सिस को बना देंगे तो कुछ इस तरह आप एक्सिस को ड्रा करेंगे, और जो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को इस क्यूब के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यही उठाकर आप इसके अंदर रख दीजिए। जब उठाकर आप रखेंगे तो यहाँ बीच में कहीं एक सेंट्रल मेटल होगा और उसके जो है चारों तरफ अंदर ही क्या होंगे, स्पेस में लटके होंगे तीन के तीनों लिगेंड नीचे और चौथा लिगेंड कहीं ऊपर होगा। तो आप देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है इसमें कहीं भी जो है लिगेंड जो है एक्सिस से अप्रोच नहीं करता है। इसमें कहीं भी लिगेंड एक्सिस से अप्रोच नहीं करता। आप देखिए एक्सिस यहाँ है, एक्सिस यहाँ है और एक्सिस यहाँ है, लेकिन जो लिगेंड का अप्रोच है देखिए इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से और इधर से। कहीं भी जो है डायरेक्ट जो है एक्सिस की तरफ से लिगेंड का अप्रोच नहीं हो रहा है। ये कहाँ है, एक्स जो है एयर में है, स्पेस में लटके हुए हैं जो है इनके जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है। तो लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब इसको डिस्कस करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखिए इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देयर आर 4 लिगेंड्स राउंड द सेंट्रल मेटल एज रिप्रेजेंटेड अबव इन क्यूब यूजिंग अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब। इन ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देर आर 4 लिगेंड्स। यहाँ पर कितने लिगेंड्स होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं राउंड द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के चारों ओर ही। कहाँ तरफ, सेंट्रल मेटल के चारों ओर। एज रिप्रेजेंटेड अबव इन क्यूब, जैसा कि आप क्यूब में देखे हैं अभी। यूजिंग अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट कॉर्नर को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं क्यूब के। इन ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड्स। देखिए यही हम समझा रहे थे। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ जो है देयर इज नो डायरेक्ट इंट्रैक्शन, यहाँ पर कोई डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता है मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड्स के। क्योंकि देखिए जो है इस जो है टेट्राहेड्रल वाले जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं और इधर किसी भी एक्सिस से इनके लिगेंड्स का अप्रोच नहीं होता है। एंड लिगेंड आर अप्रोचिंग एंगल, लिगेंड्स क्या होते हैं, किसी न किसी एंगल से अप्रोच करते हैं। एंगल ऑफ लिगेंड्स विथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऑर्बिटल इज 44 डिग्री। जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो क्या करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से 44 डिग्री का क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। कितने, 44 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और while that between ligands and dxy dyz and dz orbital is 36 डिग्री। ये जो है dxy dyz और dzx ऑर्बिटल से 36 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार मैक्सिमम इंट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस बाय द dxy dyz एंड dzx। इस प्रकार से जो इनका मैक्सिमम जो है फोर्स ऑफ जो है रिपल्सन्स लगता है यानी इंट्रैक्शंस होता है, वह कहाँ से होता है, वो जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नहीं, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स पर ज़्यादा फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से केवल 36 डिग्री का जो है एंगल बनाते हैं। यहाँ से क्या है, केवल 36 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इनसे क्या बनाते हैं, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनसे 44 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इन दिस वे द मैक्सिमम इंट्रैक्शंस इज एक्सपीरियंस बाय द डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स T2G-Z। अच्छा, इंट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो इंट्रैक्शंस लिखा है, इंट्रैक्शंस का मतलब होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन्स। ये जो है एक ही वर्ड लिखा जाता है। जैसे अगर लिखा जाए अट्रैक्शंस एंड रिपल्सन्स तो यहाँ पर जो है कभी कभी अट्रैक्शन और रिपल्सन्स दोनों होते हैं, तो उसी को एक साथ लिख दिया जाता है इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शन का मतलब जो अट्रैक्शन और रिपल्सन्स दोनों होता है उसी को एक साथ लिखा जाता है इंट्रैक्शंस।
यहाँ पर देखिए, इज एक्सपीरियंस बाय डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स टी टू जी सेट देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ई जी। दस द 5D जनरेट डी ऑर्बिटल, जो 5D जनरेट डी ऑर्बिटल है, स्प्लिट इनटू ई सेट ऑफ लोअर एनर्जी एंड T2 सेट ऑफ हायर एनर्जी। इस प्रकार से इनके जो डी जनरेट ऑर्बिटल है, 5D जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब जो है इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, वो क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट करने का मतलब टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं इनटू 2 सेट। कौन सेट में? ई सेट में, और ई सेट ऑफ लोअर एनर्जी, ई सेट ऑफ लोअर एनर्जी एंड T2 सेट ऑफ हायर एनर्जी। और T2 सेट ऑफ हायर एनर्जी में क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। यहाँ पर EG और T2G नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में EG की जगह E हो जाता है, T2 की जगह T2G की जगह T2 हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। इन्हीं को टूटने को ही कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। द एनर्जी ऑफ ई सेट इज लोअर बाई 3/5 डेल्टा टी। जो एनर्जी होती ई सेट की वह 3/5 डेल्टा टी से क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है। एंड दैट ऑफ ई सेट इज इंक्रीजेज, दैट ऑफ E set is increases by D 2/5 delta T energy. In this way delta T is also equal to 10 dq। समझ में आया? जो इनकी एनर्जी होती है, एक होती है T2 सेट और एक होती है E सेट की। जो T2 सेट की होती है वो लोअर हो जाती है, एंड E2 जो है, यहाँ देखिए T2 सेट इज इंक्रीजेज बाय 2/5 डेल्टा टी। इन दिस वे डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल टू 10 DQ। तो स्प्लिटिंग जरा आप देख लीजिए, स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। देखिए 5D जनरेट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट में है, और 5D जनरेट डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इनकी कुछ एनर्जी थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। इनकी कुछ एनर्जी बढ़ जाती है कब? एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद क्या होते हैं? ये जो है एनर्जी बैरियर है। ये क्या है? एनर्जी बैरियर है। अब क्या होती है? जब इनके पास लिगेंट आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है? कुछ बढ़ जाती है। किनकी? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की बढ़ जाती है, और इनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। तो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इनके बीच कितने कितने एनर्जी का डिफरेंस होता है? 2/5 डेल्टा टी और 3/5 डेल्टा टी। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। देखिए इसमें जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सिंस फील्ड स्ट्रेंथ इज इन टेट्राहेड्रल, यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होती है, इज वेरी पुअर। यह क्या होती है? बहुत पुअर होती है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में क्या होती है? बहुत पुअर होती है। पुअर इन्वायरमेंट टू ऑक्टाहेड्रल। दैट इज, इस प्रकार से CFSC इज ऑलवेज लेस देन इज पेयरिंग एनर्जी। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ये हमेशा क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। डेल्टा टी इज आल्सो क्या होती है? लेस देन पेयरिंग एनर्जी। यानी पेयरिंग एनर्जी कहाँ होती है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस वे ऑल द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इस प्रकार जो सभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आर हाई स्पिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। ये क्या होते हैं? जो टेट्राहेड्रल फील्ड के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। वह क्या होते हैं? लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लिगेंड के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। वेयर दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड आर वीक फील्ड, यहाँ पर लिगेंड चाहे वीक फील्ड रहे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वह हमेशा क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DN इलेक्ट्रॉन E एंड T2 लेवल्स। कैसे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर DN इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, E पहले रहेगा, T2 बाद में। E की एनर्जी कम है इसलिए यहाँ रहेगा,
T2 की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए यहाँ रहेगा। पहले T2 जो है ई सेट भरेगा, उसके बाद T2। अगर केवल D में एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 तो यहाँ एक भरेगा, 2 है तो यहाँ 1 2, 3 है तो 1 2 3 यहाँ चला आएगा। यहाँ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर जो है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाते हैं, जबकि वहाँ पर किसमें पेयर हो, ऑक्टाहेड्रल में क्या होते थे, पहले पेयर हो जाते थे। और आप देखिए D4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। D5 है तो 1 2 पाँचों एक एक जगह चले गए। अब इसके बाद अगर D6 हो रहा है तब यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होती है। D7 है तो पेयरिंग हुई, D8 है तो क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। और D9 है तो आप देखिए यहाँ तक पेयरिंग हो गई। D10 है तो यहाँ पर, यानी कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वह कब कलरलेस होगा, ये जान लीजिए। अभी ये कलर को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब उनके सभी ऑर्बिटल फुल हो, यानी कि D8 वाले D10 वाले ही कलरलेस कंपाउंड बनाएंगे। कौन, D10 वाले ही कलरलेस, Zn+2 वाला ही अगर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बना रहा तो यही कलरलेस बनाएगा। बाकी सब क्या बनाएंगे, कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे लगभग। नेक्स्ट क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वीक फील्ड लीगेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो लीगेंट यहाँ पर है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। ये जो है वीक फील्ड लीगेंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लीगेंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, ये क्या है, वीक फील्ड लीगेंट है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अब आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपके सिलेबस में है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आप देखिए, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, देन द कॉम्प्लेक्सेस आर डायामैग्नेटिक, तब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डायामैग्नेटिक। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डायामैग्नेटिक। व्हेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेटर complexes can be explained. On the basis of crystal field theory, the magnetic behavior of coordination complexes can be explained. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। कंसीडर फॉलोइंग टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन, यहाँ पर जो है आयरन के 2 कॉम्प्लेक्स है, तो कंप्लीट दिख रहा होगा। तो आप देखिए, जैसे देखिए FeCN6 4- है, यहाँ पर Cn- लीगेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। तो D6 ये क्या होगा, T2G में पहले भर जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी वाले में, उसके बाद Eg वाले में नहीं भरेगा। यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट के प्रेजेंस में यहाँ पर हो जा रही है पेयरिंग। N=0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितने हैं, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। 0 Bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटान, तो इसको बोलते हैं क्या, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ही हो जाएगा ये डायामैग्नेटिक। देखिए यहाँ पर H2O लीगेंट है, यहाँ पर Fe2+ में है, तो H2O लीगेंट आर वीक फील्ड लीगेंट। और D6 यानी सबसे पहले क्या भरेंगे, T2G भरेंगे। क्या भरेंगे, T2G भरेंगे। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे, 4। ये जो है ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको समझाया गया था इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका। तो अब μ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, 4.8 Bm आ गया। ये हो गया क्या, पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पहले नीचे वाले T2G वाले में सब पेयर्ड हो जाते हैं, उसके बाद Eg में जाते हैं। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें जो है पहले सब में अनपेयर्ड हो जाते हैं मैक्सिमम, उसके बाद पेयरिंग होती है। पहले सब में मैक्सिमम अनपेयर्ड हो जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है। उसके बाद आप देखिए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of crystal field theory. According to crystal field theory, in a octahedral environment, एक octahedral environment में 5d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2g एंड EG सेट्स। क्या होते हैं जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं किस में टूटते हैं? T2g सेट में और EG सेट में। सिंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड EG इज वेरी नैरो, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, जो टूट के जो है ऊपर नीचे ऑर्बिटल जाते हैं तो उनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इसलिए इनका जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब करते हैं टेक प्लेस इन विजिबल रीजन, ये क्या होता है? विजिबल रीजन में ही होता है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस। फिर से समझिए, जो इनके सिंस द एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस होता है क्या होता है? T2g और EG का क्या होता है? बहुत कम होता है। देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन विजिबल रीजन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम T2g टू EG लेवल, T2g और EG लेवल में। क्यों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इमिशन टेक प्लेस, यहाँ से क्या होता है? इमिशन होता है। विच अपीयर एज कलर बॉन्ड्स, जो क्या करता है? कलर में दिखता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज DD ट्रांजिशन, इसको क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने उसका कलर देखा होगा, कॉपर सल्फेट का कलर देखा होगा। कॉपर सल्फेट होता है क्या? नीले कलर का होता है। और नीले कलर का क्यों होता है? जो जब वह सभी कलर के रेडिएशंस की लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल नीले कलर की लाइट की जो है रेडिएशन को क्या करता है? इमिट करता है। पहले क्या करता है? सबको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद इमिट करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स किस कलर का दिखेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है तो किस कलर की रेडिएशन के, किस वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या कर रहा है? वह इमिट कर रहा है। लाइट जो वेवलेंथ का जो है वह इमिट करता है उसी कलर का दिखता है। इन दिस वे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ DD ट्रांजिशन, इस प्रकार से जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? DD ट्रांजिशन का है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है। तो DD ट्रांजिशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं ये T2g से EG में, EG से T2g में क्या करते हैं? जंप करते रहते हैं। इसी जंप करने की वजह से क्या होता है? लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और जो है यहाँ पर जो है इमिशन ऑफ लाइट होता है। तो इसी की वजह से कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो बता दे रहे हैं। ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। रेड कलर का कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि जो सन लाइट होती है 7 कलर की, सारी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, केवल रेड कलर की लाइट को क्या करता है? इमिट करता है। तो यही जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा है किस वजह से होता है? यही जो है इनका कलर इस वजह से होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ, जो कलर का जो है किस कलर का दिखेगा और इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी वह किसके ऊपर डिपेंड करता है? वह इनके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ द एब्जॉर्बरेशन, जिस रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उसके ऊपर इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा होता है, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, वेयर H इज क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 सेकेंड है। और यहाँ पर जो ये C है स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम समझते हैं कि आप लोगों को स्प्लिटिंग और जो है एप्लीकेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।